तो गाइज इस वीडियो में अपन पूरा वेक्टर एंड 3D के जो भी सारे कॉन्सेप्ट है वो कवर करने वाला है। तो सबसे पहले देखता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ए फिजिकल क्वांटिटी विच है कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसको स्केलर बोलता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रियल नंबर अलोंग विद सूटेबल यूनिट। ओके, तो ये इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। जैसे डिस्टेंस है, मास है, लेंथ है, टाइम है, वॉल्यूम है, स्पीड है। मैग्नीट्यूड विद अ सूटेबल यूनिट, जैसे वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है उस तरीके से। वेक्टर क्या होता है? ऑन द अदर हैंड फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको वेक्टर बोलता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। फिर आगे देखता है तो रिप्रेजेंट कैसे करता है वेक्टर को? ऐसे करता है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ये ए भी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेंथ ऑफ ए बी है। इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से। इसका मैग्नीट्यूड होगा लेंथ ऑफ ए बी और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ए टू बी होगी। यहाँ पर इस एरो से दिख रहा होगा। तो ए बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। तो ये सिंपल है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले जीरो या नल वेक्टर क्या होता है? तो ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है या उसको नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलता है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलता है। तो आपको ए के अलोंग यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगा? ए वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उसके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसका डायरेक्शन भी सेम हो। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर एंड डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए। यानी जिसका सेम मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है इसकी, जैसे मान लो इसकी आई कैप है तो उसकी क्या होगी? अपोजिट, यानी माइनस आई कैप। तो उसी तरीके से डायरेक्शन अपोजिट टू है उसको नेगेटिव वेक्टर ये बोलेंगे और डिनोटेड बाय दिस। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है? तो इसमें क्या लिखा है? टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर पैरेलल डिसरिगार्ड टू देयर डायरेक्शन। तो क्या मतलब है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों ही केस में इसको कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। तो पैरेलल वेक्टर्स के केस में क्या होता है? तो मान लो दो नॉन जीरो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल है तो ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी होगा इस केस में। ये तुम्हें ध्यान रखना है जहाँ लैम्डा रियल नंबर है। तो इस तरीके से इसको कर सकता है। उसके बाद देखता है कि लाइक और अनलाइक वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन एंड अनलाइक व्हेन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखना है। फ्री वेक्टर क्या होता है? इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड देन इट इज सेड टू बी फ्री वेक्टर। अगर इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर का क्या होता है? ये इनिशियल पॉइंट और ये अपना मतलब वो लास्ट वाला पॉइंट। तो अगर इसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है तो इसको फ्री वेक्टर बोलेंगे। वो तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है आगे देखता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखता है लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। तो मान लो तुम्हारे पास एक ये वेक्टर है, मान लो ये फोर्स का वेक्टर है, एक बॉडी पे लग रहा है और तुम्हें क्या करना है? इस पॉइंट पर अपन फोर्स लगा रहे हैं, ये वेक्टर एफ है, इसका लॉन्ग लग रहा है। तो वही अपनी सेम बॉडी है लेकिन इसके पैरेलली तुमने लगाया लेकिन किसी दूसरे पॉइंट पे लगाया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मतलब ए वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट। तो यहाँ पर वो अपना स्पेसिफिक पॉइंट ये था, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक पॉइंट ये ले लिया, कहीं मैं कभी ये ले लूंगा लेकिन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके पैरेलली। तो उसको वो बोल रहा है अपन लोकलाइज्ड वेक्टर। कोटर्मिनियस वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैव द सेम टर्मिनल पॉइंट, उसको कोटर्मिनियस वेक्टर बोलता है। उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद अपना कोप्लेनर वेक्टर होता है, जो मतलब वेक्टर जो सेम प्लेन में होता है या किसी प्लेन के पैरेलल होता है। या मान लो जैसे ये तुम्हारा प्लेन है तो इसके पैरेलल है कुछ वेक्टर,
सारे इस प्लेन के पैरेलल है तो वो कोप्लेनर वेक्टर होंगे। और ध्यान रखना टू वेक्टर जो होता है, कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट O इज कॉल्ड इज द वेक्टर OP वेयर फिक्स पॉइंट इज द ओरिजिन। तो यहाँ पर अपने फिक्स पॉइंट ओरिजिन होता है और इसके रेस्पेक्ट में ए अपन पॉइंट P की यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, P टाइम्स O से। और वैसे ही Q पॉइंट हो उसके रेस्पेक्ट, उसका O के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करता है, Q टाइम्स O। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। यहाँ मतलब O पहले आता है, सॉरी यहाँ पे O पहले आता है, P बाद में आएगा। तो वैसे ये जो PQ वेक्टर है इसको अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं PO प्लस OQ में, PO प्लस OQ में, इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो है वो OP हो गया और ये जो है वो OQ हो गया। तो यहाँ पर अगर अपन PO को देखें तो वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का, और जो OQ है वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का। और अपन को पता है कि जो अपन वेक्टर सम कैसे करता है, तो इन दोनों को जो ज्वाइनिंग करने वाला पॉइंट होगा वो अपना PQ हो जाएगा। तो PQ को अपन क्या लिख सकते हैं, PO टाइम्स OQ। इस तरीके से भी इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये सिंपली पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, यहाँ पर अगर इसको चेक करो तो इसको OQ और PO को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स OP, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो मतलब किसी भी वेक्टर को तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे ये दो पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। ये जैसे इसको ज्वाइन करना है तो बाद वाला पॉइंट इधर आएगा, और जैसे तुम्हें PO लिखना है तो PO क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ OP, नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो जो PQ होता है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q एंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इस तरीके से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर देखता है तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक वेक्टर है AB जो कि ये है, एक वेक्टर है BC जो कि ये है। तो जो AC वेक्टर है वो क्या होगा, सम होगा इन दो वेक्टर्स का। लेकिन जो उसकी जैसे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो ट्रायंगल में वैसे ऐसे इस टाइप की होनी चाहिए थी डायरेक्शन, लेकिन इसकी जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है, इन दोनों के जो सम करने पे जो डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी। इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है। तो जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होती है वो अपना सम होता है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। इस तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है। उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखता है। टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल। तो यहाँ पर OA वेक्टर है जो तुम्हारे पास A वेक्टर है, OB वेक्टर है तुम्हारे पास B वेक्टर है, एंड OC वेक्टर तुम्हारे पास C वेक्टर है। तो जो OA प्लस OB होगा वो OC के इक्वल होगा, यानी ये दो साइड्स है अपने पैरेललोग्राम की। तो जो इनसे बनने वाला जो डायगोनल होगा, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, तो C वेक्टर क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। अगर तुम्हें तो एक वेक्टर ऐसे दे रखा है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप एंड B, दूसरा वेक्टर ऐसे दे रखा है, तो उनका सम कैसे होता है कि I वेक्टर को I के साथ, I वाला जो कंपोनेंट है उसको I वाले के साथ, J के साथ इसका J वाला, K कंपोनेंट के साथ इसका K कंपोनेंट, ऐसे ऐड करता है। तो यहाँ पर देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को कैसे डिफाइन करता है। तो A और B टू वेक्टर दे रखा है, तो देयर सब्सट्रैक्शन जो कि ऐसे रिप्रेजेंट करता है, उसको डिफाइन करता है A वेक्टर प्लस माइनस ऑफ B वेक्टर। तो ये तुम्हारा A वेक्टर था, ये B वेक्टर था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये A प्लस B वेक्टर आया। लेकिन अब तुम्हें इसका सब्सट्रैक्शन डिफाइन करना है, तो तुम क्या करोगे, जो B है उसकी जगह माइनस B वेक्टर कैसे बनाया था, मैंने बताया था माइनस B वेक्टर कैसे बनाना है, हैविंग द मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। और फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से इन दोनों का ऐड कर देंगे तो ये अपने पास A माइनस B वेक्टर आ जाएगा, और डायरेक्शन भी तुम्हें पता चल गई। तो इस तरीके से ये A वेक्टर माइनस B वेक्टर को ऐसे निकाल सकता है, A वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ B वेक्टर। माइनस ऑफ B वेक्टर क्या है, B का नेगेटिव वेक्टर है।
जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी है बट डायरेक्शन अपोजिट टू बी है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। तो ए वेक्टर, एक वेक्टर ए दे रखा है और m एक स्केलर दे रखा है जो कि रियल नंबर है। m टाइम्स a is a vector whose magnitude is m times of a and whose direction is same as direction of a। तो तुम्हारे पास एक वेक्टर था, तुमने इसको एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन किया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, m टाइम्स हो जाएगा वेक्टर का, और डायरेक्शन अभी भी वही रहेगी। ये तुम्हें ध्यान रखने की चीज है। फिर आगे देखता है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे निकालता है। तो ए और बी टू गिवन पॉइंट्स है, तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो इफ, तो यहाँ पर अगर अपन ए पॉइंट को देखें तो ए और बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी रिलेटिव टू द पॉइंट ओ। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए रिलेटिव टू द ओरिजिन, वैसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी रिलेटिव टू द ओरिजिन, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी मैंने बताया था जैसे ये ओ ए और ये ओ बी है, तो ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी इस तरीके से। और सब्सट्रैक्शन में मैंने बताया ही था अभी, तो इस तरीके से अपने पास ये आ जाएगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस बिटवीन इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो इनके बीच की डिस्टेंस है। और मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालते हैं, इस फॉर्म में दे रखा हो तो ये एक्स वाले कंपोनेंट का होल स्क्वायर, वाई वाले कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वही z वाले कंपोनेंट का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको कर सकता है। तो नेक्स्ट देखता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले इंटरनल डिवीजन देखता है। ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये ए एंड बी 2 पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। तो तुम्हें बोला है देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड ए बी इन द रेशो m रेशो n। ये इसको m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, m टाइम्स, यहाँ पे m टाइम्स तो सेकंड वेक्टर जो है अपना, फिर n टाइम्स a प्लस m प्लस n। जहाँ ये a वेक्टर एंड b वेक्टर है जो अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a एंड b है, तो c पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुम ऐसे निकाल सकते हो। इसको इंटरनल डिवीजन बोलता है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो यानी पॉइंट पी ए बी को डिवाइड करता है m रेशो n में, लेकिन एक्सटर्नली तो पोजीशन वेक्टर ऑफ c कैसे निकाल सकता है, p यानी मींस p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल सकता है। यहाँ पर अब की बार प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये तुमने पढ़ा भी होगा। फिर आगे देखता है तो एंगल बाइसेक्टर देखता है। एनी वेक्टर अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी आर गिवन बाय दिस। मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर बी ये है, तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है उसका जो मतलब उसके अलोंग जो वेक्टर होगा उसको कैसे दिया जाता है, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, यानी लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। तो ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर देना हो तो इस तरीके से दे सकता है। If ABC are the position vector of the vertices of the triangle, then the position vector of its centroid। ABC तुम्हें vertices of triangle के position vector दे रखा है, तो तुम्हारे पास जो centroid का position vector होगा वो इस तरीके से लिख सकते हो। और वैसे ही ABCD position vector of vertices of tetrahedron दे रखा है, तो position vector of centroid तुम ऐसे लिख सकते हो, A vector plus B vector plus C vector plus D vector divided by 4। तो इस तरीके से अपन कर सकता है। उसके बाद कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पर बात करता है। तो ए बी एंड सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पॉइंट ए बी सी तुम्हें दे रखा है रेस्पेक्टिवली, और एक्स वाई जेड कोई स्केलर दे रखा है, सो दैट ऑल आर नॉट जीरो, ये भी ध्यान रखना है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द 3 पॉइंट टू बी कोलिनियर, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उसमें जो कंडीशन है अपने पास 3 स्केलर दे रखे हो इस तरीके का, जहाँ एक्स वाई जेड स्केलर है, तो इस तरीके का ये जो सम है उसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए किसी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 वाले कॉम्बिनेशन के लिए। तो 3 वेक्टर कोलिनियर होंगे। इफ 3 पॉइंट एबीसी आर कोलिनियर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इफ एनी 2 वेक्टर ए बी बी सी सी आर पैरेलल। तो अगर जो अपने पॉइंट्स कोलिनियर है जैसे ए बी सी, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो जो वेक्टर होगा ए बी बी सी और जो ए सी है ए बी बी सी, यहाँ पे जैसे मैंने ए बी बता दिया, बी सी बता दिया और ए सी है तुम सी है ऐसे लिख सकते हो, वो कोई बात नहीं है।
तो पैरेलल होने चाहिए। इसमें से कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो जाएंगे तो जो कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट। यानी पैरेलल का क्या मतलब है, वन ऑफ देम इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी वन ऑफ द रिमेनिंग। तो मैंने बताया था दो वेक्टर अगर पैरेलल हो ए एंड बी तो इस टाइप का होना चाहिए, वन ऑफ देम इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तो यहाँ पर अगर कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो जाता है यानी वो पैरेलल हो जाता है तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और तुम्हें इस तरीके से दे रखा है ए बी वेक्टर दिस तरीके से, बी सी वेक्टर दिस तरीके से। तो तुम्हें चेक करना है कि ये पैरेलल वेक्टर है या नहीं है। तो तुम अगर ये रेशो a1 बाय b1 इज इक्वल टू a2 बाय b2 इज इक्वल टू a3 बाय b3 आ रहा है तो मीन्स वो पैरेलल है। तो इस तरीके से ये चेक कर सकता है। तो उसके बाद कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर पे बात करता है। तो इफ ए बी सी आर द थ्री कोप्लेनर वेक्टर देन द वेक्टर सी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिकली एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग टू वेक्टर। तो मान लो तीन वेक्टर तुम्हें कोप्लेनर वेक्टर दे रखा है तो ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर तो तुम सी वेक्टर को ए एंड बी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो जहां लैम्डा एंड म्यू सूटेबल स्केलर है और इस तरीके से तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। अगेन तुम्हें कभी ऐसा मिल जाए तो इससे तुम क्या पता कर सकते हो कि एबीसी वेक्टर कोप्लेनर है। फिर नेक्स्ट कंडीशन देखता है इफ एबीसी बी द थ्री कोप्लेनर वेक्टर। अगर तुम्हें कोई तीन कोप्लेनर वेक्टर दे रखे होंगे देन देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो स्केलर एक्स वाई जेड सच दैट एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी प्लस जेड टाइम्स बी जीरो हो जाए। ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो एबीसी कभी तुम्हें नॉन कोप्लेनर वेक्टर दे रखे और तुम ऐसे स्केलर जो कि नॉन जीरो हो तुम ऐसे ढूंढ लो ताकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वेक्टर कोप्लेनर है। उसके बाद अगर देखता है इफ एबीसी आर द थ्री नॉन कोप्लेनर एंड नॉन जीरो वेक्टर। तो तुम्हें नॉन कोप्लेनर भी दे रखा है और नॉन जीरो वेक्टर भी दे रखा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पर अपन ने अभी बताया था कि एबीसी तीन कोप्लेनर वेक्टर हो तो यहाँ पर नॉन जीरो स्केलर एग्जिस्ट करेंगे ताकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो हो जाए। लेकिन अगर वो नॉन कोप्लेनर होंगे, नॉन जीरो वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो उसका मतलब ये कोफिशिएंट जीरो होंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। If any vector R can be uniquely expressed as a linear combination of three non-coplanar and non-zero vector ABC। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर तुम्हारे पास तीन नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर दे रखे हो तो तुम कोई भी वेक्टर अगर तुम्हें दे रखा हो उसको तुम इन तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो जहाँ एक्स वाई जेड स्केलर है। तो कोई भी वेक्टर तुम यहाँ पर इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कर सकते हो जैसे अपन करते हैं ना आई कैप जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में। तो ये तीनों क्या नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है इसलिए अपन किसी भी वेक्टर को इसके फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाता है। तो वैसे ही अगर तुम्हें इन तीनों के अलावा कोई दे रखे हो नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर तो तुम उसको भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो पिछले केस में मैंने कोलिनियरिटी की बात की थी जहां पर ये कंडीशन थी, ये अपन ने देखा था दो वेक्टर पैरेलल हो उसके बारे में देखा था। और अब की बार अपन ने यहाँ पर नॉन कोप्लेनर और कोप्लेनर वेक्टर्स की बात की है। तो कोप्लेनरिटी के केस में मतलब अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो किसी भी तीसरे वेक्टर को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मतलब ये चीज हो गई। यहाँ पर तुम्हें तीन वेक्टर कोप्लेनर दे रखे हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो एबीसी जैसे यहाँ पर लैम्डा एंड म्यू सूटेबल स्केलर है वो तो ठीक है। एबीसी तुम्हें कोप्लेनर वेक्टर दे रखे हैं तो यहाँ पर सम नॉन जीरो स्केलर एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करेंगे जिससे इस सम की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर है तो ये इस सम की वैल्यू जीरो होने के लिए तीनों की वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी। और नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर है तो तुम किसी भी तीन तुम्हें ऐसे वेक्टर दे रखे हैं तो तुम किसी भी वेक्टर को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये मैं बताना चाहता था। उसके बाद यदि अपन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर देखें तो तुम्हें फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर एबीसी दे रखा है। तो जो वेक्टर ए आर में एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी प्लस जेड टाइम्स सी लिख रहा हूँ उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी फॉर एनी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको इस टाइप से जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलता है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन देखते हैं। तो तुम्हें मतलब x1 x2 up to xn नॉन जीरो वेक्टर्स दे रखे हो और k1 k2 अप टू kn तुम्हें n स्केलर दे रखे हो और तुमने ये सब निकाला k1 x1 प्लस k2 x2 अप टू kn xn इसको जीरो के इक्वल किया, मतलब ऐसे इसको जीरो के इक्वल किया। तो अगर ये जीरो तभी होता है जब ये सारी k1 k2 अप टू kn जीरो हो रहा है
तो इस केस में इन वेक्टर्स को अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अगर इस सम की वैल्यू 0 हो लेकिन अपन को सम की वैल्यू 0 में के आर कोई भी मतलब एटलीस्ट 1 ऐसा के मिल जाए जो नॉन जीरो, तो उस केस में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, अगर K1 K2 अप टू Kn 0 हो गए सारे ही तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर अपन को एटलीस्ट 1 के ऐसा मिल गया जो कि नॉन जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। दो नॉन कोलिनियर वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। जैसे 2 नॉन कोलिनियर की बात करें तो इस तरीके के, वैसे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर एबीसी वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और मोर देन 3 वेक्टर आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये तुम देख सकते हो। तो इस तरीके से ये बातें थी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करता है तो डॉट प्रोडक्ट देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डन बाय टू मेथड्स। तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इन ए स्केलर क्वांटिटी, जब अपन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर करें और उससे अपन को एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलता है। और इसको डॉट से रिप्रेजेंट करता है तो इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलता है। और वेक्टर प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलता है। और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता है तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलता है। तो यहाँ पर फिर आगे चलता है। तो यहाँ पर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। तो ए और बी तुम्हें नॉन जीरो वेक्टर दे रखा है और थीटा उनके बीच में एंगल दे रखा है। तो उसको स्केलर प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ए बी कॉस थीटा। अगर ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उस केस में उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलता है। अगर वो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। बट इसका उल्टा है जो ट्रू नहीं है। अगर तुम्हें कभी ये दे रखा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या हो सकता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 हो सकता है, या ए का हो या बी का हो या दोनों का ही हो। लेकिन अगर तुम्हें नॉन जीरो वेक्टर दे रखे और फिर भी इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही है तो उससे तुम बता सकते हो कि डेफिनेटली वो दो वेक्टर होंगे जो कि परपेंडिकुलर होंगे। अगर ए एंड बी लाइक वेक्टर्स हो तो लाइक वेक्टर का मतलब मैंने सेम डायरेक्शन बताया था तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो उस केस में जो ये वेक्टर ये मतलब अपना स्केलर प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो कि ए बी हो जाएगी डायरेक्टली। इस तरीके से लिख सकता है। अगर ए का ए वेक्टर के साथ ही देखे अपन डॉट प्रोडक्ट तो वो मतलब ये होता है, मतलब वो इसी लाइक वेक्टर की तरह ही है। तो वहां पर उसके जो होता है वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है जब उसको करता है। ये वेक्टर दे रखा है तो यहाँ पर इसका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा जो कि क्या है, इसके जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से इसको कर सकता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर अगर तुम्हें ए और बी अनलाइक वेक्टर दे रखे हो तो मतलब उनके बीच का एंगल पाई है, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस केस में जो उसका डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो फिर अपन आई कैप जे कैप और के कैप की बात करें तो आई डॉट आई जे के डॉट के इसकी वैल्यू 1 होती है यूनिट वेक्टर्स। और किसी भी दो का कॉम्बिनेशन ले आई डॉट जे इसकी वैल्यू 0 होती है, जे डॉट के इसकी वैल्यू भी 0 होती है क्योंकि ये जो वेक्टर होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से अपन इसमें देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। दिल दुखना तो अगर यहाँ पर अपन बात करें आगे, सॉरी फॉर द डिले, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट। तो अगर ए एंड बी तुम्हें दो वेक्टर दे रखे हो तो जो यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो ये है, बी वेक्टर ये है, तो उसके जो डॉट प्रोडक्ट है उसको अपन इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो इस तरीके से इस चीज को देख सकता है। उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखता है। तो तुम्हें ए और बी कोई भी दो वेक्टर दे रखे और थीटा उनके बीच का एंगल दे रखा है। तो cos थीटा को कैसे लिखता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये cos ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है।
उसके बाद यदि अपन आपको वेक्टर फॉर्म में ऐसे दे रखा हो तो कैसे लिख सकता है, cos थीटा ऊपर क्या आ जाएगा, a एंड b का डॉट प्रोडक्ट जो मैंने बताया था अभी, कैसे लिखता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ऐसे लिखता है। और डिवाइड में a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर तुम्हें परपेंडिकुलर दे रखे हो तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी तो उससे मतलब इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, उससे तुम पता लगा सकते हो, तो ये भी है। तो यहाँ पर अपन प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो तुम्हें ये वेक्टर ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, तो तुम्हें बोला है कि ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालो। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो वो कितना हो जाएगा, ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसके ऊपर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। और अगर तुम्हें बोला प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालो किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो तुम्हें क्या करना है, वही डॉट प्रोडक्ट और जिसके ऊपर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे बोला है कि कंपोनेंट ऑफ बी निकालो अलोंग द वेक्टर ए। तो अभी कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द वेक्टर ए निकालेंगे तो क्या होगा कि वो अभी मैंने बताया था कि उसकी जो वैल्यू वो ये होगी। अब अलोंग द ए है तो इसके साथ ये तो मैग्नीट्यूड आएगा, तो अब इसका डायरेक्शन देखे तो ए वेक्टर क्या लूंगा, तो ए कैप आएगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट बी, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और ए वेक्टर के अलोंग। वैसे ही बी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए निकालना है, तो बी में से अगर अपन उसका कंपोनेंट अलोंग द वेक्टर ए हटा देंगे तो उसका जो कंपोनेंट बचेगा वो परपेंडिकुलर ही बचेगा। अगर इस टोटल में से इसका इसके अलोंग कंपोनेंट घटा देंगे तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बचेगा, और इसके ए के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या है, ये है, तो इसको अपन ने हटा दिया। तो इस तरीके से ये चीज कर सकता है अपन। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द फोर्स देखता है, इफ ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन पार्टिकल डिस्प्लेस इट फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उस तरीके से होता है, तो ये तुम चेक कर सकते हो। तो उसके बाद वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है। तो तुझे एक वेक्टर ए दे रखा है एंड बी वेक्टर दे रखा है, तो उसका ए एंड बी वेक्टर दे रखा है, थीटा उनके बीच में एंगल दे रखा है, तो उसका जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसे होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड एन कैप। जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये ए एंड बी वेक्टर को कंटेनिंग करने वाला प्लेन है, तो इसके जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर उसको एन कैप बोल रहा है। और ये राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करता है, यानी अगर तुम अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में घुमाओगे ए से लेके बी तक, जैसे ए क्रॉस बी पूछा है तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ तुम अपने राइट हैंड की फिंगर घुमाओगे तो थंब इस डायरेक्शन में आएगा। तो जैसे ये तुम्हारा हैंड है, तो ये अपनी फिंगर्स मान लो, अगर तुम्हें इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो तुम्हारे जो हैंड है वो इस डायरेक्शन, जो तुम्हारा जो अंगूठा है वो इस डायरेक्शन में आएगा थंब, तो वो अपना यूनिट वेक्टर हो जाएगा, मतलब इसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट देख सकता है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एन कैप तो अपना यूनिट वेक्टर है ही, अलोंग मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। इफ आई जे के यूनिट, वो आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर आई क्रॉस जे के क्रॉस के ये 0 होता है। वही मतलब दो अगर वो पैरेलल होगा वो वेक्टर खुद के तो पैरेलल होगा ही, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। आई क्रॉस जे के होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है आई जे और के बारे में। तो यहाँ पर अगर तुम आई से जे की तरफ जाओगे तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे के यहाँ पर। वैसे ही जे क्रॉस आई, अगर तुम इससे इस डायरेक्शन में जाओगे तो वो माइनस क्या आएगा। अगर तुम क्लॉकवाइज जाओगे तो यहाँ पे माइनस है, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो प्लस का लेना है। वैसे ही जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें ये जे क्रॉस के है, अगर अपन जे क्रॉस के देखें तो आई कैप की तरफ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और वैसे ही अपन के और आई का देखें, के और आई का देखें तो वो जे को इंडिकेट करेगा, तो इस तरीके से इसको देख सकता है। वैसे ही माइनस डायरेक्शन में भी चलता है ये अपना आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखूं, जैसे मैं के से जे की तरफ जाऊं तो मुझे माइनस आई मिलेगा, और मैं आई से के की तरफ जाऊं यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मुझे माइनस जे मिलेगा। तो अगर मैं क्लॉकवाइज में चल रहा हूँ
तो माइनस का एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा हूँ, तो प्लस का ऑर्डर तुम्हें ये ध्यान रखना है आई जे एंड के। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट देखता है, तो अगर तुम्हें वेक्टर के कंपोनेंट दे रखे हैं आई जे के अलोंग, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे तुम्हें ये डिटरमिनेंट बनाना है आई जे के A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3, और यहाँ पर ये वो जैसे सॉल्व करता है A2 B3 माइनस A3 B2 अलोंग आई कैप, वैसे ही बाकी का जो डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से ये वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा। अगर तुम्हें एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है तो उसको तुम क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। तो थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी है, तो साइन थीटा क्या होगा, ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऑब्वियसली यहाँ पर अपन मतलब यहाँ पर एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये लगाया है, मतलब तुम्हें एक्यूट एंगल ही लेना है अगर देखे तो। और तुम्हें दो वेक्टर दे रखा है, तो तुम्हें अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी निकालना है तो क्या करना है, ए क्रॉस बी, तुमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी आ जाएगा ये। और मतलब वैसे तो अपन cos थीटा से एंगल निकालता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा से भी तुम निकाल सकते हो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा अलोंग दी एन कैप। तो यहाँ से तुम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। बाकी तुम मतलब इसके साथ वैसे तो ज्यादा अच्छा मेथड इससे होता है निकालना। तो अभी मैंने बताया था जो अपना एन कैप है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर मैं एन कैप की वैल्यू रखूं ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो अगर मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर दूं दोनों तरफ, तो अपने पास जो एंगल है वो यही आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। ऑब्वियसली तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर मतलब इसको कैंसिल मैंने कब किया, जब ये इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 ये मानते हुए, तो मतलब वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो मतलब मैंने तो बेसिक बताया, तुम इस वाला करके भी मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे फॉर्मूला तुम इससे एंगल निकाल सकते हो आराम से, दो वेक्टर दे रखे हो तो ये ध्यान रखना यूनिट वेक्टर इस मेथड से निकालता है क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि अपन को पता है क्योंकि वो जो साइन की वैल्यू होती है 0 टू पाई में तो पॉजिटिव होती है, लेकिन लेकिन यहाँ पर अगर तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा उसका भी अपन बता नहीं सकते, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री हो सकता है। साइन का ग्राफ लेकिन 0 टू पाई में पॉजिटिव होता है, तो अपन एंगल निकालने के लिए कॉस का यूज करते हैं, क्योंकि कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव होता है सेकंड में नेगेटिव होता है, तो उससे पता चल जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट देखता है, तो अगर तुम्हें ध्यान रखना है ए बी सी कोई भी तुम्हें वेक्टर दे रखा है और एम और एन स्केलर है, तो ये प्रॉपर्टीज देखता है। जो ए क्रॉस बी है वो जनरली बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ये मतलब होता नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, जबकि ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। ये क्या होता है, ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है माइनस टाइम्स बी एंड ए का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एम टाइम्स ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, तो कितना हो जाएगा, वही ए टाइम्स ए का क्रॉस प्रोडक्ट एम टाइम्स बी के साथ, ये सेम है। सारी चीजें वो ध्यान रखनी है। इसमें भी ये जो स्केलर्स है उसको तुम बाहर ला सकते हो और आसानी से ए एंड बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कर सकते हो। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो चीज है वो नॉट इक्वल टू होती है ए क्रॉस सी, तुम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर तुम्हें ऐसे दे रखा है ए क्रॉस सी, तो तुम उसको ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले मैं ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूंगा और फिर उसका सी के साथ करूंगा, ये नहीं कर सकते। जबकि एडिटिव में कर सकते हो, यहाँ पर अगर बी प्लस सी दे रखा है तो इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तुम। ए क्रॉस बी अगर ए क्रॉस सी के इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी इक्वल टू सी वेक्टर है। ए क्रॉस बी अगर ए क्रॉस सी के इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बी इक्वल टू सी वेक्टर है, ये ध्यान रखने की चीज है। तो यहाँ पर अब फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बात करते हैं, तो एबीसी अगर तुम्हें पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दे रखे हो, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है इससे देता है ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ, सी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है।
अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तो इसकी वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। जहां पर ए बी सी कैप पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर जो मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपन निकालते हैं वो है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी से, जहां पर मतलब ये तुम्हारा ए होगा, ये बी पॉइंट मान लो, ये सी पॉइंट मान लो, तो हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी से भी ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा उसको तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी क्रॉस ए सी। तो सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 2 से डिवाइड करना है। और पोजीशन वेक्टर दे रखे हो, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन, यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर, तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे बात करता है, तो अगर ए एंड बी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दे रखी है तो एरिया ऐसे देता है, ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, उसका मैग्नीट्यूड। अगर वो रिप्रेजेंट करता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर ये, यहाँ पे ध्यान देना, ये टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर ये उसके डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायगोनल के केस में अलग बात है, डायगोनल के केस में यहाँ पर ऐसे 2 से डिवाइड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जनरली कैसे देता है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एरिया कैसे देंगे, जैसे मैं ए बी सी एंड डी वर्टेक्स बना देता हूँ, तुम्हारे पास ए सी है, तुम्हारे पास यहाँ पर बी डी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, मैग्नीट्यूड लो और 2 से डिवाइड कर दो। इस तरीके से देता है, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूलाज देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। तो तुम्हें एक वेक्टर ए दे रखा है, उसके कंपोनेंट A1 A2 A3 है, ये अपनी मतलब डायरेक्शन है। वैसे ही B1 B2 B3 के कंपोनेंट C1 C2 C3 ये कंपोनेंट दे रखे हैं C वेक्टर के। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इससे देता है, ये जो कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बन रहा है उससे देता है। फॉर एनी वेक्टर ए बी एंड सी, तुम्हें ध्यान रखना है ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू ये होती है 2 टाइम्स ए बी सी। यहाँ पर मैंने बताई थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे देता है, और इस तरीके का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा तो वो 2 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी होता है। अगर a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का पूछा है तो वो 0 होता है। एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा तो 2 टाइम्स ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर होता है। 2 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से इसको कर सकता है। एक्चुअली यहाँ पर ये 2 टाइम्स नहीं आएगा, सिर्फ ये एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर ही आता है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, इसको कर लेना, सॉरी इसके लिए। ये एबीसी का होल स्क्वायर आता है, बाकी ये 0 होता है, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी होती है, और ये एबीसी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर होता है। अगर तुम्हें ऐसे दे रखा हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने बताई दिया ऐसे निकालता है। यहाँ पे बहुत सारे करेक्शन आ रहा है, सॉरी उसके लिए। मैं यहाँ पे एक और करेक्शन है, यहाँ पर ये आई कैप जे कैप एंड के कैप के अलोंग मानना है इनको, एलएमएन नहीं है कुछ भी। ए वेक्टर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे देता है, ये इसके लिए सॉरी, बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन सही है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है, और इसका मतलब होता है A डॉट बी क्रॉस सी। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ये डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो, यानी इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो A क्रॉस बी डॉट सी, ये भी एकदम सही है। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो C डॉट A क्रॉस बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ABC BCA CAB ये साइक्लिक ऑर्डर है। If we don't change the cyclic order ABC, then the value of the scalar triple product is not changed by interchanging dot and cross. तो यहाँ पर ये, इससे अपन मतलब सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ABC था तो ये A डॉट B क्रॉस C था। अब यहाँ पर जो CAB है वो C डॉट A क्रॉस B होगा। और मैंने बताया यहाँ पे तुम डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो, इसको ऐसे और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं ये तीनों बराबर होती है, और यहाँ पर अपन ये प्रॉपर्टी होती है, अपन इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ये थी बेसिक, तुम्हें ध्यान रखनी है। A डॉट बी क्रॉस सी, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये A डॉट बी क्रॉस सी है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो माइनस A टाइम्स
दिस, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ACB। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। ABC BCA CAB होता है, और ये क्या होता है ABC माइनस। अब अगर तुम इसमें से किसी भी दो का ऑर्डर चेंज कर दोगे, जैसे तुमने B और C का किया, तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर C और A का कर दिया इसमें, तो भी माइनस का साइन, A और B का कर दिया तो भी माइनस का साइन। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर व्हेन टू ऑफ देम आर इक्वल और पैरेलल। तो उस केस में अगर जैसे यहाँ पर तीन वेक्टर है जिसमें से मतलब दो वेक्टर सेम है, या तो दो वेक्टर इक्वल हो या पैरेलल हो, उस केस में क्या होता है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो IJK +1, अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे इसका तो -1। तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू +-1 होगी। तो इस तरीके से देख सकता है। उसके बाद अगर तुम्हें नॉन जीरो वेक्टर ABC दे रखा है और ऐसे बोल रखा हो कोप्लेनर हो, तो मतलब उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। इससे भी तुम चेक कर सकते हो कोप्लेनरिटी। अगर ABCD 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और तुम्हें बता रखा है कि 4 पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर दिस आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ, जो मतलब यहाँ से अभी मैंने 3 वेक्टर की बात की, तो 4 पॉइंट से तुम क्या बना सकते हो, जैसे AB को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाया, AC को ज्वाइन करके, वैसे ही AD को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाया, तो तीनों वेक्टर है। अब कोप्लेनर है तो वो एक प्लेन में लाई करेंगे, और प्लेन में लाई करेंगे उसके लिए मैंने बताया था कि इसका ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी इससे कर सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, AB का मतलब B-A, CA का मतलब C-A एंड AD का मतलब D-A। इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। चार वेक्टर तुम्हें ABCD दे रखा है और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा, तो इस सम को तुम ऐसे स्प्लिट कर सकते हो ACD एंड BCD में, इस तरीके से। अगर तुम्हें चार वेक्टर दे रखे हैं तो A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट C क्रॉस D के साथ पूछा, तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो A एंड C, यहाँ पर A एंड D आ जाएगा, यहाँ पर B एंड C, और यहाँ पर B एंड D आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज भी है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, यहाँ पे मतलब ये इस तरीके का, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ABC एंड UVW ऐसे दे रखा, तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर A डॉट U आ जाएगा, यहाँ पर B डॉट U आ जाएगा, यहाँ पर C डॉट U आ जाएगा। A डॉट U, B डॉट U एंड C डॉट U फर्स्ट में, फिर ABC का B के साथ, फिर W के साथ। तो इस दो क्वांटिटी के, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, दूसरे स्केलर प्रोडक्ट, तो इसको इस डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकता है। और मैं यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, जो मैंने तुम्हें मतलब पिछले केस में यहाँ पर मेरे से थोड़ी गलतियां हो गई थी, तो उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया था, ये अपन कब लिख सकते हैं, जब IJK कैप हो। तो इसका जो जनरल फॉर्म है, जब यहाँ पर तुम्हें LMN टाइप वेक्टर दे रखे होंगे, तो इसका जो जनरल फॉर्म है, अगर तुम मतलब यहाँ पर ABC का अगर तुम वो प्रोडक्ट यहाँ पर वो करोगे, यानी A का मतलब क्या है, यहाँ पर x1 टाइम्स कुछ L वेक्टर, एंड यहाँ पर ये जैसे ये A1 टाइम्स दे रखा है ना, तो A1 टाइम्स कुछ L वेक्टर, A2 टाइम्स कुछ M वेक्टर, प्लस A3 टाइम्स कुछ N वेक्टर। वैसे ही फिर ऐसे मतलब ये दूसरा लिखोगे, और इसका जब स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे तो ये क्या आएगा, ये जो A वेक्टर है जो कि इससे बना है A1 कैप प्लस A2 कैप प्लस A3 कैप। तो सबसे पहले तो वैसे वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि इस फॉर्म में होता है, और बाकी यहाँ पर तुम्हारे पास LMN आएगा, LMN। तो इस तरीके का था ये, मतलब तुम ऐसे दे रखा हो तो यहाँ पे LMN भी आता है। तो IJK के केस में मैंने बताया था इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसलिए सिर्फ इतना ही लिखा था। अगर यहाँ पर LMN टाइप्स दे रखे हो, तो मतलब उसमें यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ LMN भी आएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की मदद से भी तुम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देख सकते हो। तो कोटर्मिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइड यदि ABC है, तो वॉल्यूम उसकी इस तरीके से होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक एज तुम्हें ये दे रखी है, एक एज तुम्हें ये दे रखी है, एक एज तुम्हें ये दे रखी है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर जो पैरेललोपाइड बनेगा, पैरेललोपाइड कैसे बनेगा, यहाँ पर ये ऐसे ज्वाइन करने पर जो फिगर बनेगा अपने पास, ये पैरेललोपाइड है। तो इसका जो मतलब वॉल्यूम होगा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC तक दिखता है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी तुम समझ सकते हो। तो यहाँ पर फिर अपन देखते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इफ ABC आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ABC with respect to O, then the volume of tetrahedron OABC is
1/6 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर तुम्हें यहाँ ओरिजिन दे रखा है और ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट दे रखा है, तो तुमने इसको ऐसे ज्वाइन किया और यहाँ पे तुम्हारे पास ये मतलब टेट्राहेड्रन बना। तो ये जो ए, बी एंड सी के जो पोजीशन वेक्टर है तुम्हें वो दे रखा है ये, तो कैसे होगा 1/6 ऑफ एबीसी, ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होगी। अगर तुम्हें चारों पॉइंट के ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर दे रखा है, इस केस में क्या होगा 1/6 टाइम्स ऑफ ए बी, ए सी एंड ए डी। किसी एक के यहाँ पे जैसे अपन ने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखा, तो यहाँ पे ए वेक्टर के ए के रेस्पेक्ट में देख रहा है, तो अगर तुम्हें चार वेक्टर के पोजीशन वेक्टर एबीसीडी दे रखे हो तो ऐसे निकाल सकते हो। ऑब्वियसली ए बी को बी माइनस है, सी माइनस है, डी माइनस है, ए सी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ए डी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इस तरीके से आ जाएगा ये। उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ऑफ थ्री वेक्टर, वे वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर का इसके साथ बी क्रॉस सी वेक्टर के साथ। इसको इस तरीके से होता है, इसको तुम ओपन करोगे तो ऐसा आता है ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर। ए फिर यहाँ पे सी लेना है, इसका डॉट प्रोडक्ट फिर टाइम्स बी वेक्टर, फिर यहाँ पर तुम्हें ए लेना है लेकिन उसको बी के साथ लेना है एन टाइम्स सी वेक्टर। वैसे ही अगर तुम यहाँ पर बी क्रॉस सी टाइम्स ए देखो तो वो कितना होता है बी डॉट ए टाइम्स सी, बी एंड ए माइनस सी डॉट ए टाइम्स बी, सी एंड ए। इस तरीके से तुम ये दो चीजें ध्यान रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन देख लेता है, तो ये परपेंडिकुलर टू ए होता है लेकिन पैरेलल होता है बी एंड सी वेक्टर के। तो कैसे, तो बी एंड सी वेक्टर है मान लो, तो बी क्रॉस सी क्या होगा परपेंडिकुलर टू दिस होगा, बी और सी जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर होगा। और ए वेक्टर है मान लो कोई भी, तो जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा वो क्या होगा ए के भी परपेंडिकुलर होगा एंड बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो मतलब कोई वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा तो वो डिस टाइप का होगा, मतलब ऐसे मान लेता तो वो इसके पैरेलल हो गया ना बी एंड सी के। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और मैंने पहले बताया था ये कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ये इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते ए क्रॉस बी फिर उसका सी के साथ, ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पर। तो इस तरीके से चीज है। तो बेसिकली ये जो चीज है उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ऑफ ए टाइम्स बी क्रॉस सी। मैंने बस यहाँ पे उल्टा किया है, तो बस इसको तुम माइनस कर दोगे तो सेम ही चीज है ये। तो सिंपली तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसको कैसे करता है कि ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी, बस ये ध्यान रख लिया तुमने। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं, तो एबीसी तुम्हें नॉन कोप्लेनर वेक्टर दे रखा है। तो मैंने बताया था कि अगर कोप्लेनर हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी, नॉन कोप्लेनर हो तो नॉन 0 होगी। तो अपन यहाँ पे डिफाइन करता है ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर एंड सी वेक्टर इस तरीके से, बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, बी डैश को सी क्रॉस ए एंड या ए क्रॉस बी, इस तरीके से अपन डिफाइन करता है। इसको रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर एबीसी बोलता है, ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगर तुम ए का ए डैश के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे या बी का बी डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे या सी का सी डैश के साथ लोगे तो बनाएगा। सिंपली देख सकते हो कैसे, ए का मैंने इसके साथ लिया तो ए डॉट बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। अब ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है वो तो खुद ही ए बी सी है और डिवाइडेड बाय ए बी सी आ रहा है, ये तो बन आ ही जाएगा। तो इस तरीके से ये है। अगर तुम किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो 0 आएगा, बी का ए के साथ और सी के साथ लोगे, सी का ए और बी के साथ लोगे तो 0 आएगा। ये ए बी सी एंड ये ए डैश बी डैश सी डैश, इन दोनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू 1 होती है। बेसिकली अगर इसको भी तुम्हें यूज करना है तो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है तुम्हें बहुत सारी। अगर तुम इसको देखो तो ए बी सी तो ऐसे ही है, इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा अपने पास बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी, और नीचे क्या आ जाएगा ए बी सी का होल क्यूब, तीनों से एक एक आया है, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी। ये स्केलर है तो ऑब्वियसली इसको बाहर ले सकता है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने बताया था ये क्वांटिटी एबीसी का होल स्क्वायर होती है तो सिंपली 1 हो गया ना। तो इस तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं। वैसे ही तुम ए वेक्टर को रेसिप्रोकल वेक्टर्स के टर्म में भी लिख सकते हो, बी डैश क्रॉस सी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश सी डैश का
इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे बी एंड सी को भी। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज थी। और लास्ट में आई जे के कैप आर इट्स ऑन रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर है और ये इसके रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स भी है। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने का। तो प्लीज हेल्प करो, सब्सक्राइब करो।